नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वो सीटेट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी और नैतिक विकास बच्चे के अंदर कहां से उत्पन्न होता है। तो देखें इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के बाद कोहलबर्ग का जितना भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोहलबर्ग अगर बात करें कि निवासी की, तो निवासी कहां के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। निवासी अमेरिका के थे। ये कहते थे कि नैतिक विकास बच्चे के अंदर समाज से आता है। नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है, बल्कि ये कहां से आता है? समाज से सीखता है बच्चा। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती। जैसे जैसे बड़ा होता है समाज के अकॉर्डिंग, समाज के अनुसार चलता है और बच्चे के अंदर नैतिकता आती जाती है। नैतिकता क्या होती है? सामाजिक नियम आदर्शों के अनुरूप किया गया आचरण। समाज के अनुसार और समाज के जो आदर्श हैं उनके अनुरूप जो आचरण करता है बच्चा, वही क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। नैतिक ज्ञान क्या होता है? उचित अनुचित का ज्ञान होना। बच्चे के अंदर ये बात धारणा विकसित हो जाती है कि क्या चीज उचित है और क्या अनुचित है, तो उसे कहते हैं नैतिक ज्ञान। नैतिक संप्रत्यय क्या होता है? वो नैतिक संप्रत्यय कोई चीज उचित है और कोई चीज अनुचित है, वो इस बात को जान जाता है कि कोई उचित और क्यों उचित, यानी कि कोई उचित क्यों उचित है और क्यों अनुचित है, उसे कहते हैं नैतिक संप्रत्यय। नैतिक तर्क क्या होता है? व्यवहार का औचित्य करना। बच्चा अपने व्यवहार को समाज के अनुसार बदलने लगता है और समाज के अनुसार ही अपने व्यवहार करने लगता है, तो उसे कहते हैं नैतिक तर्क। नैतिक व्यवहार क्या होता है? परिस्थितिगत व्यवहार करना। जैसे जैसी परिस्थिति आती है बच्चे के अंदर, जैसे जैसे उसके समय गुजरता जाता है और बच्चे में परेशानी आती जाती है और उसी के अनुसार अपने आप को ढाल ले, उसे कहते हैं नैतिक व्यवहार। कोहलबर्ग जी कहते हैं कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। तो इन्होंने बच्चों के लिए एक कहानी सुनाई थी। इन्होंने बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। तो इस क्लास के माध्यम से हम एक हिंज नाम का व्यक्ति है, उसकी कहानी सुनेंगे। तो हिंज नाम का एक व्यक्ति था, वो कहां का रहने वाला था? यूरोप का निवासी था। और उसकी पत्नी क्या थी? बीमार। उसकी पत्नी बीमार थी। जब वे बच्चों को कहानी सुना रहे थे तो उस समय जो बच्चे बैठे थे 4 वर्ष से और 15 वर्ष के बच्चे थे। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी क्या थी? बीमार थी। जब उसकी पत्नी बीमार थी तो उसके इलाज के लिए उन्होंने कई जगह दिखाया, हिंज जी ने कई जगह दिखाया और दिखाने के बाद उसका वो ठीक नहीं हो पाई। उनके लिए पता पड़ता है कि भाई एक डॉक्टर साहब है और इन डॉक्टर साहब के पास इस बीमारी का इलाज है। तो वो उस डॉक्टर साहब के पास अपनी पत्नी के लिए ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो डॉक्टर साहब उस दवा का उनसे 10 गुना पैसा मांगते हैं। जब 10 गुना पैसा मांगते हैं तो हिंज साहब अपने घर आते हैं। घर आने के बाद अपने मित्र और अपने संबंधी उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद वो देखते हैं कि उसने जो दवाई के पैसे मांगे थे उससे कुछ कम पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। और जब वो दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इतने रुपए से कम दवाई नहीं दूंगा। तो हिंज के दिमाग में एक आइडिया आता है और हिंज उस दवा के लिए क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। और चुराने के बाद बच्चों से कहते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं और बच्चों को नैतिक दुविधा में रखा था। उन्होंने बच्चों को किसमें रखा? नैतिक दुविधा में रखा और उनसे कुछ प्रश्न पूछे। कौन कौन से? क्या हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? वो कहते हैं क्या हिंज को दवाई चुरानी चाहिए थी? दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या चोरी करना सही है या गलत है, क्यों? फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को दवाई चोरी करके लाए? वो कहते हैं कि एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? वो कहते हैं कि दवाई बनाने वाले को इतना हक है कि वो इतने पैसे मांगे। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके?
क्यों और क्यों नहीं। वो कहते हैं कि भाई दवाई की जो इतनी कीमत है इस पर रोक लगाई जा सके, और ऐसा है तो क्यों। तो बच्चे इस कहानी को सुनने के बाद क्या पड़ गए, नैतिक दुविधा में पड़ गए। और नैतिक दुविधा में पड़ने के बाद कोहलबर्ग जी कहते हैं कि बताइए बच्चों, और उनको पूछने के बाद बच्चे क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, तो उन्होंने देखा, कोहलबर्ग जी ने बताया कि नैतिक विकास की अवस्थाएं, बच्चों को बताने के लिए नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, और प्रत्येक एक अवस्था का 2 चरण बताए थे। प्रत्येक एक अवस्था के कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। तो पहली जो अवस्था थी पूर्व परंपरागत या पूर्व लौकिक या प्राप रूढ़िगत स्तर। तो पहली अवस्था कौन सी थी, पूर्व परंपरागत, प्राप रूढ़िगत या पूर्व लौकिक स्तर। इस अवस्था के 2 चरण बताए थे। पहला चरण था आज्ञा पालन दंड की स्थिति, दूसरा चरण था कारण सापेक्ष अभिविन्यास, कारण सापेक्ष अभिविन्यास। तो आज्ञा पालन दंड की जो स्थिति है इसकी हम बात करें तो आज्ञा पालन दंड की स्थिति में नैतिकता की अनुपस्थिति, आज्ञा पालन दंड की स्थिति के अंदर बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। बच्चा बल्कि क्या होता है, अच्छा बुरा कार्य करता है। बच्चा अच्छा भी कार्य करेगा और बुरा भी कार्य करेगा। यदि अच्छा कार्य करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, और गलत कार्य करेगा तो उसे दंड मिलेगा। तो ये थी ये पूर्व परंपरागत स्तर की पहला चरण। दूसरे चरण कारण सापेक्ष अभिविन्यास, अहम की नैतिकता, कि कोई भी चीज है वो क्या है, मेरे लिए है, कोई भी चीज क्या है, मेरे लिए है। तो इसे कहते हैं अहम की नैतिकता, यानी कि मैं स्वयं हूं। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी परंपरागत, रूढ़िगत या लौकिक स्तर। इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र बताई थी 8 वर्ष से 11 वर्ष, और पूर्व परंपरागत स्तर की जो उम्र बताई थी वो 4 से 8 वर्ष बताई थी। तो परंपरागत या रूढ़िगत या लौकिक स्तर, इसके 2 चरण थे। तो पहला चरण था प्रशंसा की नैतिकता। प्रशंसा की नैतिकता क्या होती है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की। यदि बच्चा, गुरुजी जब कहते हैं कि पानी लेके आइए, अगर कोई बच्चा पानी लेकर आता है और पानी लाने के बाद उससे कहते हैं गुरुजी कि भाई शाबाश बेटे, शाबाश बिटिया, तो वो ये क्या कहती है, प्रशंसा की अवस्था है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा चरण कौन सा था इसका, कानून तथा सत्ता, सामाजिक नियमों के प्रति संपन्न। इस अवस्था में आकर के और इस चरण में आकर के बच्चा क्या सोचता है कि समाज स्वयं एक लक्ष्य है, और समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानता है। जब समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानता है और उसमें देखता है कि भाई समाज ने जो बनाया है वो ही मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर इसकी तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था कौन सी थी, परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत या पश्चिम लौकिक अवस्था। इसकी उम्र की बात करें तो उम्र थी इसकी 11 से 15 वर्ष। तो इसमें इन्होंने बताया था, पहला चरण था इसका समाज के साथ संबंध या सामाजिक संविदा, समाज के साथ संबंध और सामाजिक संविदा। तो समाज के साथ क्या संबंध होते हैं कि सामाजिक नियम बदले भी जा सकते हैं। इसमें बच्चा कहता है कि समाज ने जो नियम बनाए थे, पहली अवस्था में कहता है कि समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानता है। इस अवस्था के अंदर और इस पहले चरण में आकर के बच्चा क्या कहता है कि समाज ने जो नियम बनाए हैं उन्हें बदला भी जा सकता है, वो नियम मेरे लिए नहीं है, उन्हें बदल भी सकते हैं। इसी अवस्था का जो दूसरा चरण था वो है सार्वभौमिक या विवेक की नैतिकता। सार्वभौमिक या विवेक की नैतिकता दुनिया में कुछ ही लोगों में आती है। इस स्टेप पर पहुंचते पहुंचते दुनिया के चंद लोग ही पहुंच पाते हैं। विवेक की नैतिकता क्या होती है, अमूर्त चिंतन करना, बिना देखी ही वस्तुओं के बारे में चिंतन करना, मनन करना। न्याय और नियम, न्याय करता है और स्वयं नियम बनाता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है और अपने विवेक और अपनी धारणा, अपने कॉन्सेप्ट, अपने विचारों का प्रयोग करता है। कौन सी अवस्था के अंदर, परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत या पश्चिम लौकिक अवस्था के अंदर। अगर स्तर की बात करें तो कौन सा स्तर है, दूसरा स्तर, सार्वभौमिक या विवेक की नैतिकता। इन्होंने एक बात और बताई, ये कहते हैं कोहलबर्ग जी कि पुरुष महिलाओं को नैतिक तार्किकता में महत्व नहीं दिया। नैतिक जो तार्किकता है, नैतिक तर्कणा है, उसमें पुरुष और महिलाओं को भाग नहीं दिया गया था, बल्कि इन्होंने जो कहानी सुनाई थी और इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी वो बच्चों पर बताई थी। इसके लिए बच्चों की अवस्थाएं बताई थी, पुरुष और महिलाओं को इसमें भाग नहीं दिया गया था। ये कहते हैं कि नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं गाइज
वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।